नाज़रीन, हम नेक्स्ट सेशन हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम हाज़िर हैं आपके पास। हम आपको कंप्लीट एचएससी के इंटरव्यू सेशन की तैयारी करवाएंगे। अब इसकी सीरीज़ को मैं एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों ने ये सारी वीडियोस देखनी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन की सेशन की कंप्लीट तैयारी जो सी है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब इस सीरीज़ का अगला लेक्चर है, हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं अब तक, ये 5th लेक्चर है। इसमें हम आपको फर्दर जो एचएससी के इंटरव्यू के टॉपिक्स हैं वो बताएंगे। अब ये परमिट टू वर्क होल्डर जो है, परमिट होल्डर की भी आती हैं जॉब्स, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको डिफरेंट ये टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि परमिट टू वर्क क्या होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि जो काम करना है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी वर्क प्लेस पे, वो एक सारे चीज़ें जिस प्रोसेस को वो करेगा, से सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करता है, ठीक है। से सिस्टम ऑफ वर्क एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर परमिट टू वर्क एक छोटा सा हिस्सा है जो बताता है कि मैंने ये काम करना है पहले, इसके बाद मैं ये काम करूँगा, थर्ड पे ये करूँगा, फोर्थ पे ये करूँगा। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का, जो क्लाइंट को देता है कि ये मैंने आपकी इंडस्ट्री में आपके प्लांट पे इस तरह से काम करना है, ठीक है। ये किन वर्क के लिए होता है? ये परमिट टू वर्क हर काम के लिए नहीं होता, आपको ये समझ आनी चाहिए। परमिट टू वर्क सिर्फ उन काम के लिए होता है जो कि हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होती। ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनके डेंजरस अकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, उनके लिए परमिट टू वर्क दिया जाता है। या कोई ऐसी भी एक्टिविटी है जो रूटीन वर्क नहीं है, ठीक है, रूटीन में वो काम नहीं हो रहा, नॉन रूटीन वर्क है, उसके लिए परमिट टू वर्क दिया जाता है। परमिट टू वर्क की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि परमिट टू वर्क की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वो बताएं। आपने बताना है उनको कि हॉट वर्क परमिट होता है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो या इग्निशन सोर्स हो, उन एरियाज़ में अगर हॉट टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ हॉट टेम्परेचर वर्क, हॉट परमिट टू वर्क दिया जाता है। और जहाँ की फ्लेम्स वगैरह नहीं हैं, इग्निशन सोर्स नहीं है, तो वहाँ कोल्ड वर्क परमिट दिया जाता है, ठीक है। और नेकेड फ्लेम वर्क परमिट जो सा है वो एवरी डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट परमिट टू वर्क हर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, ठीक है। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में होता है, कुछ इंडस्ट्री में नहीं होता, ठीक है। मेनली 2 ही इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट। ये आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा कि हमारा ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ परमिट, परमिट का ड्यूरेशन कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मली ये 8 घंटों के लिए परमिट दिया जाता है। हमारी एक शिफ्ट जो सी होती है 8 घंटे की होती है किसी भी इंडस्ट्री में, तो 8 घंटे का परमिट दिया जाता है। तो लेकिन इसके अलावा एक्सटेंड भी किया जा सकता है परमिट को, तो उसको कोल्ड वर्क परमिट को 14 से 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर न्यू परमिट हमने इशू किया है तो ओल्ड परमिट जो हमारा इशू हो चुका है, हमें कॉन्ट्रैक्टर ने, जो क्लाइंट ने वो परमिट पास किया है, एचएससी ने, सुपरवाइज़र उसने पास कर दिए, तो पुराने वाला परमिट होगा वो न्यू वाले परमिट के साथ अटैच होगा। एंड जो नेकेड फ्लेम परमिट है वो सिर्फ 7 दिन के लिए, और न्यू परमिट ऑन 8th डे। मसलन ये आपको पता होना चाहिए कि अब 7 दिन के लिए परमिट दिया है नेकेड फ्लेम पर, जो परमिट होता है वो उसको मैक्सिमम जो है एक्सटेंड किया जाता है 7 दिन के लिए, और 8वें दिन उसको नया परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। जो परमिट, अब ये बड़ा पूछते हैं, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परमिट आपका कब इनवैलिड नहीं रहता, किन किन कंडीशंस में, किन किन कंडीशन में परमिट कोई भी दिया हुआ है तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। परमिट कोई आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं कौन सी कोई बला चीज़ आ गई है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि मैंने इस तरह से काम करना है। कोई भी बंदा होगा वो वर्क प्लेस पे बताएगा कि मैं ये प्रोसीजर्स को फॉलो करके मैं अपना काम करूँगा। तो परमिट कब भी इनवैलिड होता है? कोई हमारे पास हादसा हो जाता है, कोई हमारे पास ज़लज़ला आ जाता है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है, कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर आए जो कि कुदरती हो, ठीक है, तो उसमें परमिट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या कोई किसी भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो गया तो तभी परमिट कैंसिल हो जाता है। अगर हमारी मॉक ड्रिल अगर हो रही है
तो तब भी हमारा परमिट कैंसिल होता है, तब परमिट वैलिड नहीं होता। जब हम ड्रिल कर रहे हैं तो आपको कहे भाई मैं ड्रिल कर रहा हूँ और आप परमिट को फॉलो करें, तो उस दौरान वैसा परमिट नहीं कैंसिल होता है। मॉक ड्रिल्स कौन करवाता है ये आपको पता होना चाहिए, सेफ्टी सुपरवाइज़र कराता है या HSE असिस्टेंट कराता है मेनली, ठीक है। तो 2 consecutive days if not permit will become invalid, ठीक है। 2 दिन लगातार जो से है परमिट काम नहीं हुआ, 2 दिन लगातार अगर काम नहीं हो रहा और वर्क प्लेस पे 2 दिन हो गए हैं लगातार काम नहीं हो रहा, तो आपका परमिट जो सा है इनवैलिड हो जाता है। ये 3-4 कंडीशन थी। अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है फायर ट्रायंगल क्या होती है, पूछ लेते हैं। फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं? इसमें 3 तरह के सोर्स होते हैं जो किसी भी फायर, अगर एक सोर्स में मिस हो जाए तो फायर अकर नहीं होगी, ठीक है। इसमें पहला सोर्स है फ्यूल होगा तो बर्निंग होगी, ठीक है, फायर आग लगेगी। अगर हीट होगी, अगर हीट नहीं है तो फिर भी आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी आग नहीं लगेगी। हमने ये करना होता है कि फायर ट्रायंगल में किसी वन सोर्स को ले लेना है और उसको अकर होने से बचाना है। एज ए HSE सुपरवाइज़र या HSE असिस्टेंट या हमने सेफ्टी सुपरवाइज़र के तौर पे, HSE इंजीनियर के तौर पे हमने ये काम करना होता है। इन तीनों सोर्सेज में फायर ट्रायंगल के अंदर जो 3 सोर्सेज हैं, इन तीनों सोर्सेज को हमने एक को किसी न किसी तरीके से कम कर देना या ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन टाइप कौन कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन गैस फायर की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं। इसमें 5 क्लासेस हैं। ये UK के मुताबिक हैं। ये इसके जो सी 5 क्लासेस बताई हैं UK की और होती हैं क्लासिफिकेशन गैस की, फायर की, और USA की और हैं, ठीक है। इसमें क्लास A जो से है, अपने ये याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पढ़ा हुआ था। 3 कंडीशन होती हैं, पहली सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है। माया की 3 हालतें अपने छोटे होते पढ़ा होगा तो किसी भी मैटर की। तो सॉलिड हमारे पास क्लास A, लिक्विड हमारे पास क्लास B, फ्लेमेबल का वर्ड यूज़ कर देना है, फ्लेमेबल लिक्विड, और गैसेस हमारे पास C हैं, फ्लेमेबल गैसेस, और D जो सी क्लास होती है वो मेटल्स होती हैं, और F हमारे पास वेजिटेबल ऑयल और फैट्स होते हैं, ठीक है। ये वेरी इजी है, बहुत आसान है, आप याद कर सकते हो। क्लासिफिकेशन फायर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप कौन कौन सी होती हैं। एक रेड सिलेंडर होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रेड सिलेंडर वाटर A जो सा है, उसके सिलेंडर जो सा है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ब्लैक कलर का, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये A क्लास फायर के लिए और B क्लास फायर के लिए, आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है A, तो इसका मतलब है ये A क्लास के लिए यूज़ किया जाता है ओनली, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर A क्लास के लिए भी और B क्लास के लिए यूज़ किया जा सकता है। A क्लास कौन सी थी? A क्लास सॉलिड मटेरियल्स की और फ्लेमेबल लिक्विड्स की, ठीक है। इस तरह आपने पता लगाना है। फॉर्म A एंड B येलो कलर का होता है इसके ऊपर लेबल, और फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये DCP का मतलब है ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर इसे कहते हैं, जो कि ये ब्लू कलर का होता है, और ये जनरल पर्पज़ के लिए सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है जिसे वेट केमिकल कहते हैं, और ये लाइट पिंक कलर का होता है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमने जो फायर हमारी लगी है उसके ऊपर उसको बुझाने के लिए जो सा करेक्ट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है हमेशा, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आपको पता लग गया कि कौन कौन सी गैस के लिए, कौन कौन सी फायर के लिए कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ पास रूल। वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ पास। अब वो पास बंदे को समझ नहीं आती ये क्या है, अगर तो उसको पता ही नहीं होगा कि पास की टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये पास का जो वर्ड है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इसको अप्लाई पास टू एक्सटिंग्विश फायर को बुझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले करना है P4 है पुल द पिन, जो इसकी पिन हो गई फायर एक्सटिंग्विशर उसको पुल करना है, खींचना है। एम द बेस ऑफ द फायर, जहाँ आग लगी है उसके ऊपर नहीं हमने लगाना, उसको पुट करना, हमने क्या करना है उसको उसके नीचे, और उसके बाद स्क्वीज़ करना है लीवर को और स्वीप करना है राइट टू लेफ़्ट, और इस तरह हमने 3 टाइम्स करेंगे अप डाउन, तो हमारा
ये आग बुझ जाएगी। ये हमारा ये पर्पज़ है इसका इस्तेमाल करने का, पास रूल का। और जस्ट 3 टाइम्स अपसाइड डाउन करेंगे तो ये हमारी आग बुझ जाएगी इस तरह। तो ये हमारा ये इसको बुझाने का तरीका था। इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर में अभी ये दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और चल